दोस्तों, तेलंगाना में लोकतंत्र का गला घुटता हुआ नजर आया। यहाँ पर जब नेताजी के द्वारा लोगों को वोट के लिए मुर्गा और दारू बांटा गया। सोचो एक मिनट के लिए, जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अगर आज वो जिंदा होते तो फिर से मर जाते। ऐसी ऐसी सिचुएशन आज की डेट में देश में देखने को मिल रही है। मतलब वोट के लिए बेसिकली नेताजी जो है किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। और खासकर आप लोग देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भी अपनी वोट की पावर यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोग इनके ऊपर कुछ शब्द लिखें, पर लेकिन उन शब्द में कुछ सभ्य शब्द होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग गाली गलौज लिखने लगो। एक ऐसा क्रिटिज्म होना चाहिए जो कि लगे एक पढ़े लिखे इंसान ने बोला है। नेताजी अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। चलिए तो हम अपना काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसको आप लोग प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। कल हम लोगों ने बात की थी एक एसएलवी फैमिली मेंबर के बारे में। आज फिर एक एसएलवी फैमिली मेंबर हमारे सामने है, जिनका नाम है यहाँ पर रश्मिता। काफ़ी शानदार इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस दी गई एग्जाम के अंदर में। अगर आप लोग देखो तो इनके द्वारा यहाँ पर 298 रैंक यहाँ पर अचीव की गई। उड़ीसा जो उड़ीसा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था उसके अंदर में 2021 से एसएलवी फैमिली मेंबर के साथ में यहाँ पर ये जुड़ी हुई थी। और इनके द्वारा सारे लेक्चर देखे गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ में पॉलिटी भी कवर की गई है। एनसीईआरटी जो इकोनॉमी की कुछ कवर करा रखी है वो भी कवर की गई है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर ये कि पहले अटेम्प्ट में इनके द्वारा ये क्लियर कर दिया गया। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। एक इस तरीके से तैयारी कर कर रणभूमि में उतरना कि भाई साहब पहले ही वार में धराशायी कर देना एग्जाम को, तो ये होती है असलियत में रणनीति। बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने सुना होगा, वो क्या बोलते हैं कि अब की बार ना अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं। अरे यार, इतने सारे यूपीएससी के पेपर आप लोगों के सामने, स्टेट पीसीएस के पेपर पड़े हुए हैं पुराने सालों के, उठाओ और देकर देख लो। वहां पर जाकर कौन सा आप लोगों का दूल्हे वाला स्वागत होना है या दुल्हन वाला स्वागत होना है। तो ये सारी फालतू की चीजें होती हैं कि बार देकर देख लेते हैं। देना हो वो तभी देना है जब ढंग से तैयारी हो। और एक बात और बोल दूं यहाँ पर, ढंग से तैयारी का मतलब ये कतई नहीं है कि जब आप लोगों को लगे कि हाँ बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कभी लगने वाला है ही नहीं। जब आप लोगों को लगे कि पूरी तैयारी हो चुकी है, आप लोग अगर रेगुलरली 8 से 9 घंटे आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे हो और जितना प्रैक्टिस की जरूरत है उतना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस रख पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी इतना टाइम है आप लोगों के हाथ में। अगर आज से भी आप लोग स्टार्ट कर देते हैं ना, आज 9 अक्टूबर है, अभी भी अपने टारगेट को आप लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी एसएलवी फैमिली की तरफ से यहाँ पर रश्मिता को काफ़ी सारी बधाइयाँ। और आप लोग भी यहाँ पर अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ेगा आपका भी और यहाँ पर उनका जिनका सिलेक्शन होकर आ रहा है। और मैं तो ये दुआ करूँगा कि अभी इनके द्वारा उड़ीसा सर्विस का जो एग्ज़ाम क्लियर किया गया है, आगे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर कर इसी तरीके से सामने आए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, तो आगे अभी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कांग्रेस लिखना। अच्छा लगा कल आप लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस लिखा, तो इससे अच्छा लगता है यार एक तरीके से कि अपने परिवार के एक मेंबर का सिलेक्शन हो रहा है। और आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उससे यहाँ पर लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका भी सिलेक्शन होगा, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस बन के रहना है। तो अगर आप लोग रेगुलर सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो आपका भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ में ये बताओ, हज द जोश, जोश कैसा है? संडे है, संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे बनाए थोड़ा सा। एक बच्चा कह रहा है सर संडे को छुट्टी कर दो बस। यार ये बात बोलने से पहले एक बार सोचा करो, जो लोग जिनके घर में एक ही इंसान कमाने वाला है या फिर एक भी इंसान कमाने वाला नहीं है, और वो बच्चा जब पढ़ रहा होगा उसको लग रहा होगा कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पर पड़ी हुई है, वो सोचेगा कब संडे है कब मंडे है, वो कभी रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल मिल्खा सिंह मूवी देखी है, जैसे भागता है बंदा, उन्हें कहता है कि पाकिस्तान में जा रहे हो देखकर भागना, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो। तो आप लोग क्यों ना अपनी तैयारी को इसी तरीके से लेकर चलो कि बस एक बार लगकर तैयारी कर देनी है। मिल्खा सिंह का जवाब याद नहीं है क्या? कैसे बोलता है बंदा? बोलता है दौड़ूंगा भी ऐसे ही। तो आप लोग संडे मंडे तीज त्योहार, ये क्यों आप लोग इनके पीछे पड़े रहते हो कि हाँ ये कुछ रहेगा और आप लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा मिठास आएगा? वो पूरी जिंदगी पड़ी है यार एंजॉय करने के लिए, उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पहले आप लोग जिस पर्टिकुलर मिशन पर लीड हो पहले उसको कंप्लीट कर लो ना।
अगर उस तरीके से आप लोग देखोगे तो इसका मतलब यह है कि जिस चीज के बारे में आप लोग अचीव करना चाहते हैं उसकी चाहत को छोड़कर आप लोगों का पूरा फोकस ये है कि वो हमको क्यों नहीं मिलेगी उसके ऊपर है, यानी कि नेगेटिव विचारों पर आप लोगों का पूरा फोकस रहता है। जैसे नहीं यार सुबह उठने की कोशिश करता हूं, फिर लगता है कि यार उठ ही नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करते हैं, यार मेरा उतना लेवल ही नहीं है, मैंने अच्छी जगह से ग्रेजुएशन ही नहीं कर रखी है, ग्रेजुएशन में मेरे अच्छे मार्क्स ही नहीं है। तो मतलब ऐसे ऐसी कंडीशन जब आप लोग दिमाग में बैठा लोगे तो आप लोग लगता है कि आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाओगे। आधी जंग तो आप लोग वहीं पर हार चुके हो, आप लोगों ने वहीं पर ही अपने घुटने टेक दिए हैं, तो आगे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमेशा कोशिश ये करते रहना है कि हमसे बढ़िया कोई पढ़ ही नहीं रहा है, वो आप लोग माइंड में एकदम हमेशा अपने लिए वो थॉट रखो कि भाई साहब जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ ना, पढ़ती हूँ बैठ के, ऐसा कोई पढ़ ही नहीं सकता। वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। जो किताब मेरे पास में है ना वो इस धरती की सबसे बेस्ट किताब है, जो वीडियो में देख रहा हूँ ना वो इस धरती की सबसे बेस्ट वीडियो है, चाहे वो हो भी ना, ट्रस्ट होना चाहिए बस, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को जो चीजें आप लोगों के पास में है उनके ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। किताबें पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि यार पड़ोसी, मैंने लक्ष्मीकांत ली, पड़ोसी ने सुभाष कश्यप उठा ली, यार उसकी किताब में कुछ एक्स्ट्रा होगा। अरे एक आधा नंबर अगर एक्स्ट्रा ले भी लिया, आप लोग देखो ना आप लोगों के पास में कितना रिसोर्स है, उसको कितना यूटिलाइज करना है। वैसे भी यूपीएससी 50% से ज्यादा आप लोगों से मांगते नहीं है, तो क्यों 100% के पीछे पड़े हुए हो। प्रीलिम्स की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, 50-60 में निपट जाता है सारा काम। तो अगर एक आधा नंबर उसने ज्यादा ले भी लिया, एक आधा क्वेश्चन ज्यादा कर भी लिया, पर आप लोग अपने रिसोर्सेज पर तो थोड़ा टिके रहो। आप लोग देखना एक शानदार रिजल्ट निकल कर आएगा, उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, इससे फालतू कुछ नहीं करने। जिंदगी में एक शानदार रिजल्ट नहीं निकल के आए तो फिर मुझे बोल देना, पर लेकिन उस चीज को रिवाइज करो। जिस भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप लोग पूछ लो उठा के, वो हमेशा ये बोलेगा वो मल्टीपल टाइम्स जो है एक ही किताब का रिवीजन करके गया है। पर आप लोग क्या रहते हैं, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, फिर वो उठा के पढ़ ली, फिर कुछ और उठा के पढ़ ली। आप लोग देखो ये जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना, ये उन्हीं लेक्चर से हो रहे हैं जो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी तो है कि आप लोग चीज़ों को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आप लोग समझो इन चीज़ों को, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनका सिलेक्शन हो रहा है, आप लोगों में सिलेक्शन नहीं अगर ले पा रहे हैं आप लोग, तो क्या कमी हो रही है। तो इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आंसर राइटिंग में देखो कितने सारे बच्चे रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये वही बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे वो लगी, अभी एक बच्चे का मैंने सिलेक्शन आप लोगों को दिखाया, मतलब वो किसी कोचिंग में उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और वहां पर बोर्ड पर जाकर लिख दिया कि मैं एसएलवी फैमिली मेंबर हूं और मैंने वहां से एसए की प्रैक्टिस की है आंसर राइटिंग की, ठीक है। आप लोग देखो जिसको लगता है ना ये प्रैक्टिस नहीं है, उसमें अभी जुडिशरी सर्विस में उनका सिलेक्शन हुआ, जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वहां पर होती है उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर कर कर। और वो यहां पर नहीं बताया उन्होंने मुझे आगे, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उन्होंने वहां पर उस पर्टिकुलर कोचिंग के बोर्ड पे लिख दिया अपनी हैंड राइटिंग में। तो ये है कमांडो, ठीक है। तो यार आप लोग ट्रस्ट कर लो थोड़ा सा, और खासकर संडे मंडे को थोड़ा साइड में रख दो। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा जिस दिन आप लोगों को लगता है ना संडे मंडे है और उस दिन कोई पढ़ेगा नहीं, उस दिन आप लोगों को और ज्यादा पढ़ना है। जैसा मैंने आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर नहीं की थी, एक लड़की ये बोल रही थी कि सर मुझे एक थोड़ा सा ऐसा लगता है जब मेरी पीरियड साइकिल आती है तो मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब पढ़ने में ना कई बार कई सारे सोचते हैं कि रहने देते हैं पढ़ने में, उसमें और ज़्यादा मेहनत से पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जिनको बेसिकली जो लड़के हैं खासकर वो तो पढ़ ही रहे होंगे सारे, इसी के साथ में लड़कियों से भी मैं आगे निकल जाऊंगी, तो उस टाइम पर वो उस पेन को साइड में रखकर वो पढ़ाई कर रही है। तो आप लोग खुद देखो यार, पहले भी मैंने लड़की के बारे में बोला था कि असली फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ है, अभी यहाँ पर लड़की है, सिलेक्शन यहाँ पर देखो लड़कियां दे रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि लड़कियों को ही बस जॉब की जरूरत है। क्यों भाई, लड़कों को जरूरत नहीं है क्या? आप लोग सीरियस नहीं हो? कमेंट बॉक्स में देखा करो आंसर, मैक्सिमम लड़कियां आंसर देती हुई नजर आती हैं। आखिर आप लोगों को शर्म आती है क्या? एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले मेरी स्पेलिंग हुआ करती थी काफी सारी मिस्टेक, और पिछले लगभग 3 महीने से मैं रेगुलर आंसर दे रहा हूँ और अभी मेरी स्पेलिंग जो है वो सुधर गई है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई साहब, मान लो इन चीजों को यार। ये एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में को होकर निकल जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। अगर लग रहा है कि हवा में बातें चल रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है, और अपने ऊपर फोकस करो। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप लोग सही से अपना पैटर्न फॉलो नहीं करते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉरी लिखा करो। इनके द्वारा बोला गया सर मैं सॉरी नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि कल मैं 10:30 बजे उठा था और आज 9 बजे उठ गया, यानी कि 1.5 घंटे का इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने भी यही आप लोगों को बोला था, अगर आप लोगों की लाइफ में डेली इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप लोगों को सॉरी नहीं लिखना है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो सॉरी लिखना है। टाइम पर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉरी मत लिखो, पर लेकिन इंप्रूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो सॉरी लिखना है। जो डिसाइड किया था वो अचीव नहीं किया है तो आप लोगों को सॉरी लिखना है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फील करना है कि हाँ यार गलती की है, हम लोगों ने जो डिसाइड किया था वो हम लोगों ने नहीं किया है।
आंसर देखना आप लोग जाकर इनके। कुछ ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिनके नाम याद हो गए मुझे, रेगुलर इतने शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, और एक नहीं है हजारों हैं। वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं एक ही कमेंट को पिन कर पाता हूं, वरना अगर आंसर पिन करने लग जाऊं तो बहुत सारे आंसर में पिन कर दूं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। आंसर जाकर देखना कितने डिटेल में, आप लोग इनका आंसर भी पढ़ोगे ना तो आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे, इतना सारा इन्होंने फोल्डर जो उसमें आंसर में लिख रखा है। सोचो जब इन्होंने सारी चीजें सर्च की होगी, लिखा होगा इसके बारे में, कितनी सारी पढ़ाई तो इनकी वैसे ही हो गई। तो ये चीजें आप लोग सोचो यार। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो जिंदगी चलती रहती है, ये सब यहीं पर धरी रह जाएगी। सिलेक्शन लेके ये लोग निकल जाएंगे और आप लोग संडे मंडे गिनते रह जाना, ठीक है। तो कैसा है, जो हाई है कि लो हो गया, हाई रखना है। और कौन कौन सही तरीके से एक्सरसाइज करके और पानी पी कर आया ये और बता दो मुझे, इसमें मेरे दिल को तसल्ली मिलती है जो जो टाइम पे उठ के ये काम निपटा लेता है। चलिए ठीक है, ये कौन पर्सनैलिटी है बताइए, जिंदगी में किसी इंसान ने कितनी प्रॉब्लम झेली है, तो इनके बारे में जाकर पढ़ लेना। समस्या क्या होती है आप लोगों को पता चल जाएगा, और आप लोग जो है जिंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को चलता हो पाओगे। जिंदगी में समस्या हर एक इंसान की लाइफ में है, आप लोगों को ये देखना है कि उसका सोल्यूशन क्या है, और यहाँ पर आप लोगों के सामने ऐसी ही पर्सनैलिटी है। एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर जो कि वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक टाइम ऐसा था ना आप लोगों के पास में फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, और ना ही यहाँ पर कोई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर था। उस टाइम पर यहाँ पर चिट्ठी आया करती थी, और गाना नहीं सुना है, कबूतर जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो ये पुराने टाइम की चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक तरीके से संदेश भी कबूतरों के जो पंख है उसमें बांध के भेज दिए जाते थे कई बार उसके पैरों में, ठीक है। ये सिचुएशन थी यहाँ पर पुराने टाइम पे। आज की डेट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों के पास में जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इनको सही से इस्तेमाल करना सीखो। आप लोग खुद सोचो, एक छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूँगा। जैसे फ़ोन रखा हुआ है ना, तो उसमें कोई मैसेज आया, ना उसमें कोई कॉल आई है, ना उसमें किसी ने आप लोगों को बोला है कि उस टाइम कॉल करना है। आप लोग फ्री में फ़ोन उठा लेते हो कई बार, मतलब चलो कुछ नहीं तो फ़ोन उठा लेते हैं, है ना ये आदत। भाई साहब बहुत ही घटिया किस्म की आदत है ये। जब जरूरत नहीं है किसी, मतलब कुछ भी नहीं है काम करने को, तो फ़ोन उठा लेते हैं। मतलब कॉल करनी है, मैसेज करना है, आप लोगों को अलार्म लगाना है, कैलकुलेटर चलाना है, आप लोग गाने सुनने हैं, यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, ट्विटर चलाना है, सब कुछ चलाना है, फ़ोन उठाना है। जब कुछ भी करने को नहीं है, चलो फिर भी फ़ोन उठा लेना है। रियलिटी में ये हो रहा है ना ज़िंदगी में, इसको रोक लो, वरना भाई साहब ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। ये अभी कह रहा हूँ। किस किस के साथ में ये प्रॉब्लम है आप लोग बताओ। आदतें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि कम से कम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों को कि इसका कितना शानदार रोल था, खासकर लोगों को कनेक्ट करने में। और डे बाय डे का जो बिजनेस होता था उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता था। पोस्ट फॉर प्लानट ये अब की बार की थीम यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज़ के बारे में आप लोग रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो एक एक कर हम लोग उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके आंसर आप लोगों को देने, ठीक है। ये न्यूज़ सुनकर मेरा दिमाग इतना खराब हुआ था कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि हमारे देश की दवाई पीकर यहाँ पर गाम्बिया के अंदर में लगभग 66 बच्चों की जान चली गई, और WHO ने यहाँ पर इशू कर दिया यहाँ पर वार्निंग। मतलब पूरा अगर आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसमें क्या क्या आप लोगों के मन में आता है, वीडियो को पॉज कर एक बार बताओ। यानी कि हमारी कफ सिरप पी उन्होंने, बच्चों की जान चलेगी, और WHO ने वार्निंग इशू कर दी। पूरा अगर ये मुद्दा आप लोग समझोगे तो आप लोगों के मन में क्या आता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए इसके बारे में, थोड़ा सोचो कि आप लोगों के मन में क्या है ये स्टेटमेंट सुनकर। ये कंट्री कहाँ है, अगर आप लोग इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लोकेशन है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में जो सबसे इरिटेटिंग चीज मुझे लगी WHO की, आप लोगों को पता है WHO का एक जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो पता है कहाँ पर है, वो इंडिया के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग देखिए न्यू दिल्ली के अंदर में। मतलब ये केस हुआ कहाँ पर, ये केस हुआ बेसिकली गाम्बिया के अंदर में, ठीक है। तो गाम्बिया के अंदर में ये केस हुआ है, तो ये WHO ने दुनिया को अनाउंस कर दिया। ये पहले आकर एक बार हम लोगों को भी तो बता सकता था ना कि भाई साहब आप लोगों की दवाई से यहाँ से दिक्कत हो गई है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, पहले आप लोग इसको देख लो। कोविड-19 के टाइम पर जब कोविड-19 की दिक्कत देखने को मिली थी, उस टाइम पर आप लोगों को पता है कि WHO ने चाइना की जो हरकतें थी वो कितने लंबे समय तक छिपाई। जब दुनिया भर में ये कोविड-19 फैल गया तब WHO ने आकर लोगों को वार्निंग इशू की। इवन कोविड-19 के टाइम पर जो हमारे देश के द्वारा दवाई बनाई जा रही थी, वो दवाई भी इनके द्वारा जो है वो जल्दी से यहाँ पर अप्रूव नहीं की गई WHO के द्वारा। वहां पर भी आप लोगों को इनकी पार्शियलिटी देखने को मिलेगी।
मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर दवाई हम लोगों ने ये सही बनाई और हमारी दवाई की बेसिकली बातें छुपानी थी। मतलब आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारे देश से जो दवाइयाँ हैं वो मैक्सिमम अफ्रीकन देशों को भेजी जाती हैं, और कोई कंट्री यहाँ पर दवाई भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी दवाई जो होती है वो जेनरिक दवाई होती है, यानी कि जो ओरिजिनल माल होता है उसी तरीके का हम लोग सोल्ट यूज करते हैं। जो भी दवाई बनाने के प्रोडक्ट होते हैं उनको बेसिकली एपीआई बोलते हैं। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उन्हें लाल पीली दवाइयाँ जो आप लोग खाते हैं बीमार होने के बाद में। तो ये एपीआई से हम लोग जो दवाइयाँ बनाते हैं ये दुनिया में सबसे सस्ती हमारे देश में बनती है, और मैक्सिमम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में हमारी दवाइयाँ जाती हैं। तो आप लोग खुद सोचो, डब्ल्यूएचओ ने जो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर ये बताया कि इंडिया की कफ सिरप यहाँ पर लोगों की जान ले रही है, तो इंडिया की क्या इमेज यहाँ पर बनी होगी, तुरंत आप लोग ये समझो। यानी कि ये डब्ल्यूएचओ ये माना जाता है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ डेवलपमेंट होता है तो ये भागकर उसको अप्रिशिएट करता है। भाई साहब ने एक तरीके से वो आवाज फाड़, गला फाड़ फाड़ करके, हाँ ये देखो उन्होंने दवाई बना दी, ये देखो यूएसए ने ये कर दिया, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ नहीं, हर जगह आप लोग इसको देख सकते हैं। हमारी कंट्री की वो मूवी जिसमें हमारे देश को गरीब दिखाया गया है, हमारी गुर्बत्ता दिखाई गई है, उस मूवी को ये ऑस्कर अवार्ड दे देते हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर देख लो, और भी किसी मूवी को उठा लो, आर मूवी वहां पर गई, भाई साहब रिजेक्ट कर दिया। उसमें हमारे देश की कल्चर दिखा रखी थी, पर ये दिखाया गया कि वो यूके के खिलाफ है वो मूवी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ है। अब खिलाफ क्या है, उनकी हरकतें दिखा रहे हैं, सच्चाई तो दिखा रहे हैं, गलत क्या दिखा दिया उसमें। तो ये आप लोग समझिए, वो चाहते ही हैं हमारी इमेज कैसी दुनिया को दिखे, मतलब हमारी नेगेटिव इमेज यहां पर दिखाने की कोशिश ज्यादातर की जाती है। तो यहां पर उसमें हमारे देश की कंपनी भी अगर कोई ऐसी हरकतें कर रही है कि उनके द्वारा कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जा रही है, तो एस जयशंकर साहब ये बोले होंगे कि भाई साहब हमारे ना जूते घिस गए लोगों की खुशामद करते करते कि हम लोग को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और हमारी दवाइयां ले लो, हम लोग को अपने कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ाने के बाद में इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है, हम अपनी इमेज बनाते बनाते थक गए। और भाई साहब ये जो लोग हैं जिनके द्वारा ये दवाइयां बनाई जा रही हैं, उन्होंने जरा सी देर में, वो नहीं कहते कि एक तरीके से झट मंगनी पट बिहा कर कर अपनी दवाई बेच कर निकल गए और यहां पर लोगों की जान चलेगी। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है अगर देखा जाए तो। सबसे खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, ये जो इनके द्वारा यहाँ पर जो अमाउंट इसके अंदर यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल अमाउंट है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कंटेमिनेशन का काम करते हैं। तो क्या उनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं? अपने देश में अगर वो दवाई एक बार को होती तो हमारे देश में हमारी इमेज जैसी होती हमारे देश में होती, पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज खराब हो रही है इस चीज को लेकर। इस कंपनी का नाम कोई नहीं कह रहा है, आप लोग खुद देखिए क्या कह रहे हैं, इंडिया की दवाई। यहां पर कोई ये नहीं कह रहा है यहां पर कि क्या हुआ है, यहां पर सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि हमारे देश की बनाई गई जो सिरप है उसको पीकर यहां पर गांबिया के अंदर में लोगों की जान चलेगी। तो यानी कि भारत की दवाई पीकर जान चलेगी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि कैसे नेगेटिव तरीके से हमारी इमेज यहां पर क्रिएट हो गई इस पूरे इशू के अंदर में। दो प्रोडक्ट हैं जिनका नाम आप लोग याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। एक का नाम है यहां पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरे का नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये दो प्रोडक्ट यहां पर अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में यहां पर बेसिकली पहुंचते हैं जब यहां पर, तो इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। ये इंग्रेडिएंट्स जो है ये अलाउ नहीं किए जाते हैं फूड और ड्रग्स के अंदर में, ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो ये कंपनी है, इवन यहां पर ये कंपनी कह रही है कि कंपनी के बारे में बात करें कि दीज वर नॉट सोल्ड इन इंडिया एंड आर ओनली फॉर एक्सपोर्ट, मतलब और लेके यहां पर अप्रूव की जा चुकी है यहां पर जो हमारी कंट्री में डीजीआई है उसके थ्रू, और ये ओनली एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो यानी कि आप लोग ये समझिए, अपने घर में हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि घर में चलो कोई खाना खा रहे हैं बैठ के, तो यार जैसा भी खाना है हम लोग खा लेते हैं, आज नमक कम है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम चला लिया, ठीक है जैसी भी रोटी बनी है, बासी रोटी रखी है तो हम लोगों ने कोई नहीं चलो उसको खा लिया। पर लेकिन अगर मेहमान कोई आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, भाई साहब शानदार तरीके से पनीर बनाएंगे, जो नॉनवेज होगा वो चिकन विकन अपना लेकर आएगा, तो सब उस तरीके से अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या रहती है, ये सारा क्या है, ये इज्जत बेइज्जती के तो खेल है यहाँ पर। आप लोग एप्पल का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, दुनिया क्यों भागती है, विदेशों में जाकर खरीद कर लेकर आ रहे हैं, यूएई में जाकर एप्पल के फोन खरीद कर लेकर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, उसके साथ में कोई नेगेटिव चीजें जुड़ी नहीं है। अगर नेगेटिव चीजें जुड़ी भी हैं तो वो इतनी कम है कि वो कहीं ना कहीं उसकी इमेज के सामने जो है वो काफी फीकी पड़ जाती है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, हम लोगों ने अभी अपनी इमेज को उठाना स्टार्ट ही किया है। अगर अभी ये सिचुएशन देखने को मिलेगी तो काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो यहां पर जो भी ये दवाई मेकर है
यहाँ पर सबसे पहले तो जयशंकर साहब को बैठाकर इनको अच्छे से डांट पिलानी चाहिए। इसके बाद में फिर यहाँ पर देखना चाहिए कि अब इसका सिचुएशन का सोल्यूशन क्या निकाला जाए, क्योंकि हमारी कंट्री में जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, अगर उसके हिसाब से बात करें, और रूल है इसी तरीके से 1945 के, जो कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, इनके लिए गाइडलाइन इशू करते हैं, इनके लिए लाइसेंस इशू करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, तो सबके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कराने का काम किया जाता है ड्रग्स एंड जो कॉस्मेटिक, जो यहाँ पर इसके बारे में बात करें, जो एक्ट है इसके थ्रू। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्ड कैसा रहना है हमारी कंट्री की दवाइयों का, उनका ये स्टैंडर्ड भी क्रिएट किया जाता है बेसिकली CDSCO के द्वारा। इनके जो CDSCO है ये इसकी क्वालिटी देखती है, इसका स्टैंडर्ड देखती है कि कैसा प्रिस्क्रिप्शन है, कैसे उसको रेगुलेट किया जा रहा है, कैसे सुपरवाइज किया जा रहा है। और एक्सपोर्ट से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके बाद में यहाँ पर चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है, पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती है। और फिर यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये आता है, जो कि यहाँ पर हेड होता है किसका, जो ऊपर वाले का भी, यानी कि इसके पापा ये हैं और ये चेक करेंगे, उसके बाद में अप्रूवल होगा, लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, तब यहाँ पर ये आगे काम होगा जिस तरीके से दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चलना है। यानी कि इतनी सारी लेयर्स होने के बाद भी अगर कोई ऐसी यहाँ पर गलती होती है तो ये अपने ही आप में बहुत बड़ी गलती आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। आप लोग उस टाइम पर गलती करो, बिल्कुल ऐसी है, आप लोग बाहर आए हुए हो प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, और आप लोग वहाँ पर पढ़ नहीं रहे हो, आज शाम को मूवी देखने चले गए, यार घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है, आज शाम को बाहर खाना खा के आते हैं। रियलिटी में बताएं, अगर आप लोग अपना टाइम टेबल अगर फॉलो कर लोगे ना, जो खुद ने आप लोगों ने बनाया है अपने अपने हाथों से, जो आप लोगों के पास में खुद के स्वयं के अपने हाथ हैं, उन्हीं से जो टाइम टेबल आप लोगों ने एक पर्चे पर बनाया ना, वो टाइम टेबल अगर आप लोग फॉलो कर लो, अपने आप के लिए अगर आप लोग अपना कमिटमेंट कर लो, तो दुनिया में कोई भी ताकत आप लोगों का सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकती। आप लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने को मिलती है, आप लोग अपने लिए कमिटमेंट नहीं रखते हैं, आप लोग अपने लिए लायबल नहीं, एक तरीके से लायबल नहीं है, यानी कि अपने लिए आप लोग अकाउंटेबल नहीं है। जिस दिन आप लोगों ने अपने लिए अकाउंटेबिलिटी रख ली कि मैंने डिसाइड किया है ये काम करने के लिए तो मुझे करना है, मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ पर ये चीजें करने के लिए तो मुझे करनी है, उस दिन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए अकाउंटेबिलिटी हम लोग को रखनी पड़ेगी इसी फील्ड में भी। यहाँ पर यानी कि बाहर की कंट्री तो ऑलरेडी गिद्ध की तरह बैठी है, आप लोग घूमने चले गए, आप लोग अकाउंटेबल नहीं हो, मजे में खाना खा रहे हो, अच्छे से घूम रहे हो, महीने पर महीने निकल रहे हैं। भाई साहब जिस दिन घर जाओगे ना, पड़ोसी रिश्तेदार गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए बैठे हैं, आओ बेटा बताएंगे तुम्हारे बाप को कितना पैसा बर्बाद कर दिया तुम्हारे पीछे, पहले ही कहा था हमने इनको पढ़ाने मत भेजना, लड़कीबाजी करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा, वहां पर पढ़े लिखेगा नहीं ये बच्चा, पहले ही कहा था हम लोगों ने, पर आप लोगों ने माना ही नहीं। रियलिटी में चाहते हो कि आप लोग के मम्मी पापा को ये सेम बातें सुनने को मिले? अगर हाँ तो जैसा कर रहे हो लगे रहो यार, और अगर ना तो सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। तो वही बातें हैं, हमारी कंट्री में भी जब पता है ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ऐसे गिद्ध बैठे हुए हैं हमारे ऊपर डंक मारने के लिए, तो हम लोग गलती करेंगे तो तुरंत हमारे ऊपर आकर नाचेंगे, और ऐसा ही WHO ने किया, तुरंत नाच दिया। वरना अगर ढंग का इंसान होता तो ये बोलता है कि यार ये गड़बड़ है, इसको देखो कैसे सुधारा जाए, यानी कि दुनिया भर में अनाउंस न करता पहले, तो पहले अनाउंस करके बैठ गया। ये रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट हो गई, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट हो गई, और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग हो गई। ये सारी की सारी रिपोर्ट यही ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है, और यही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है, और कई बार रिपोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर 7 अप्रैल को इसको बनाया गया, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है, यहां पर ये उसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनेवा स्विट्जरलैंड में मेन हेडक्वार्टर है, पर रीजनल ऑफिस जैसे कि मेन हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन कहीं पर है, उसके छोटे छोटे से स्टेशन बना दिए जगह जगह, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें से हमारे देश के अंदर भी एक इसका है, यही तो मुझे दिक्कत लगी। मैंने कहा हमारे देश के अंदर भी एक ऑफिस था, थोड़ा सा आकर कान में बोल देते यार, हम लोग उसको सुधार लेते, पर लेकिन तुमने तो दुनिया के सामने मट्टी पलीत कर दी हमारी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो यहाँ पर इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग भी सीखें कि गलतियों से कैसे सीखना है, ताकि लोग जो है आप लोगों के ऊपर ताने न कसे। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोगों ने ये सुना है। इसका पता चलेगा जब आप लोगों से अब मैं क्वेश्चन बेसिकली सोल्व करवाऊंगा। देखता हूं तो कौन बनेगा करोड़पति, सो स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के सामने। अटेम्प्ट करो इसको। बोला जा रहा है कि कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है WHO के द्वारा? एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, या ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है किसके बारे में? ये WHO के बारे में बात की जा रही है। बोला गया कि इट इज ए पार्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप।
WHO एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूएन जो यूनाइटेड नेशन की रेस्पॉन्सिबल जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो हेल्थ के बारे में बात करती है। और इसी के साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेम डे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन WHO को स्टैब्लिश किया गया था। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताओ वीडियो को पॉज कर। आप लोगों की किस्मत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर दोनों के आंसर जो है बात काफ़ी डिटेल मैंने अभी डिस्कस किए हैं। तो आंसर क्या है? इसका भी आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, सारी बातें हैं बिल्कुल, और इसका आंसर जो है आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो ये है पूरा का पूरा आर्टिकल, जो कि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है अपना प्यार जरूर दिखाना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है। और इसी के साथ में ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश कर दी गई है जिसमें मंथली पूरा करंट अफेयर आप लोगों का कवर कर दिया गया है। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी यार, 8 बजे बोला था, पर लेकिन रीजन क्या हो गया, जब भी कोई वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा हो जाती है ना, और खासकर उसको शाम को अपलोड करने की बात आती है, मतलब यूट्यूब ना इतना वो नहीं कहते कि इतना सर में दर्द कर देता है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले ही थोड़ा सा टाइम लेकर बोला था कि भाई साहब मुझे लग रहा है कि लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से लग जाएगा, पर इसने इससे भी ज़्यादा टाइम ले दिया। मुझे पता नहीं क्यों इसने इतना टाइम लिया, मतलब मैं बैठा बैठा प्रोसेसिंग देखता रह गया इसकी। मैंने कहा प्रोसेसिंग चल रही है, पर लेकिन प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई। मतलब लोग जो हैं रोने लगे, देखो 101 रो रहे हैं यहाँ पर बैठ कर पहले ही रो रहे थे बेचारे, और ज़्यादा रोने लगे। तो दिक्कत तो मुझे भी हुई काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर हो गया यहाँ पर। तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार यूट्यूब ऐसी हरकतें करता है, ठीक है। आगे से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा और चीज़ों का एडवांस करूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीज़ें फटाफट निपट जाएगी, पर लेकिन दिक्कतें हो जाती हैं कई बार, पर लेकिन बोला था शाम को आएगी तो शाम को आएगी। एक और छोटी सी बात, आज शाम को क्योंकि संडे है, संडे में आप लोगों का पूरे वीक में जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता हूँ उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो संडे में आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो शाम को तैयार रहना उसके लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिकली शाम को अपलोड कर दूंगा। ये आज जो है आप लोगों को लगभग 8 बजे करीब, 8 या 8:30 बजे करता हूँ ना आई थिंक मैं, तो 8 या 8:30 बजे जो भी बोलोगे वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ सारी मिल जाएगी, आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगती है, ये वाली भी और पहले वाली भी, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। और बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर राइटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो अच्छे से बताओ। मतलब एक दूसरे का आंसर आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पोस्ट करता हूँ उनमें आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करो अच्छे से। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, आप लोगों को यहीं पर ही सीखना पड़ेगा लिख लिख कर, ठीक है। तो बताइए कैसा लगता है यहाँ पर ये सारी चीज़ें, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। फिर से वही बात बोलूँगा, लेक्चर को लास्ट तक देखना, लास्ट का पोर्शन छोड़कर जाओगे तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप लोगों को छोटे छोटे जो वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी आप लोग काफ़ी देखने को मिलती है, तो उस पोर्शन को कंप्लीट किया करो, ठीक है। खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं वहाँ से। ओपेक क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दुनिया में से हम लोग कहाँ कहाँ से तेल खरीदते हैं आप लोगों को पता है। अभी रसिया जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया, पर लेकिन लंबे समय तक वहाँ पर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जैसी सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर से नीचे कंडीशन आप लोग को आती हुई नजर आएगी। अभी यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों आ गया? ओपेक इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि जो क्रूड ऑयल बेचते हैं, यानी कि कच्चा तेल बेचते हैं, उसके बारे में। प्लस क्यों लगा इसके सामने? क्योंकि 2-4 और आकर जुड़ जाएंगे इसके साथ में, तो ओपेक एक देश हो गया, प्लस जो और देश हो गए जो कि इसका पार्ट नहीं है पर उनको प्लस में ऐड कर लेते हैं। चलो भाई ये भी है, ठीक है। घूमने के लिए 5 दोस्तों को जाना है, दोस्तों के दोस्त और आ गए 3, अच्छा प्लस इनको भी ऐड कर लो, ठीक है। वैसे हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, पर हाँ चलो तुम्हारे दोस्त हैं तो हम भी मान लेते हैं इनको कि हाँ ठीक है चलो साथ में लेके चलते हैं। तो ये ऐसे ओपेक प्लस है। क्या क्या है पूरे डिटेल में बताऊंगा। अभी इनके द्वारा यहाँ सॉरी एक सेकेंड। अभी इनके द्वारा क्या किया गया, बेसिकली इनके द्वारा ये किया गया कि जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा इनके द्वारा कम कर दिया गया है, यानी कि सेलेस कर दिया गया है जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये देखिए इससे क्या होता है कि प्राइस को बढ़ाना और प्राइस को घटाना। मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जैसे जैसे यहाँ पर अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यार कुछ लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे तो उसका प्राइस घटाना है। तो कैसे करेंगे, मार्केट में चीज़ों को और ज़्यादा सप्लाई करना स्टार्ट कर दो। यानी कि हर ठेली पे अब यहाँ पर क्या बेचे जा रहे हैं, अब यहाँ पर बैरल रखे हुए हैं तेल के, तो इसका मतलब क्या होगा, अब सस्ता हो जाएगा माल। पर लेकिन पता चला मार्केट में एक ही ठेली है और उसी पे बैरल तेल के रखे हुए हैं, और भाई साहब वो तो उसको दबा कर बेचेगा काफ़ी महंगा महंगा, यानी कि बहुत ही कम है मार्केट में। तो मार्केट में से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है या घटाना है, ये मार्केट में वो कितना अवेलेबल है, लोगों के लिए कितनी क्वांटिटी उसकी बची हुई है, उसके ऊपर आप लोगों को ये डिपेंडेंट देखने को मिलेगा।
तो अभी यहाँ पर इसका जो प्राइस जो यहाँ पर इसको प्रोडक्शन को कम किया गया, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस आप लोगों को बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल इशू बेसिकली बन जाते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, और यहाँ पर इसी के साथ में मिलकर जो ओपेक प्लस हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि कट करेंगे 2 मिलियन बैरल पर डे, जिससे कि मार्केट में इसकी खपत जो है वो जो हो रही है उसमें थोड़ा सा और वाय थोड़ा सा ना लोगों को लगे कि हाँ मार्केट में से खत्म हो रहा है, लोग पैसे दे देके फिर और अच्छे से खरीदेंगे उसको। तो ऑयल का प्राइस जो है अभी फिलहाल रसिया और यूक्रेन की वजह से काफ़ी सारा दिक्कत में रहा, इसकी वजह से सारी चीज़ें चल ही रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कत क्रिएट हो रही है। अभी यहाँ पर जो ये कंट्री है, ये अगर इस तरीके की हरकतें करती हुई नजर आती हैं, प्राइस को बढ़ाया और प्राइस को घटाया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन देशों के ऊपर जो कि यहाँ पर मैक्सिमम तेल को खरीदते हैं। जैसे हमारा देश जो है 85% अपना जो पूर्ति है वो बाहर से तेल खरीद कर करता है, ठीक है। इसी के साथ में ये तो क्रूड ऑयल की बात कर ली। जब हम लोग गैस के बारे में बात करें तो गैस भी लगभग आप लोगों को यहाँ पर 55% के करीब हम लोग गैस जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे जैसे देश के ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं कई बार कि यार ये हरकतें क्या कर रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर बात करें जो शब्द आप लोगों के लिए बार बार यूज़ किया जा रहा है कि ये बैरल में बेचा जाता है, यानी कि जो बैरल है वो एक बैरल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये जो बैरल है इसमें यहाँ पर बेचा जाता है। इसमें बैरल के अंदर में आप लोगों को एक तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं लेयर की फॉर्म में। यानी कि इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें डीजल निकलेगा, मिट्टी का तेल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, ग्लिसरीन निकलेगा, ये सारी चीजें और भी कई सारे यहाँ से इसमें से निकल कर आते हैं। इसके चलते यहाँ पर एलपीजी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये इसमें से निकल कर आते हैं अलग अलग मात्रा में। तो ये पूरा का पूरा एक जो बैरल होता है यहाँ पर, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया आप लोगों से कि भाई साहब ये बता दो एक बैरल जो होता है वो कितने लीटर का होता है, 149 लीटर, 159 लीटर, 169 लीटर या 170 लीटर। आंसर आप लोग बताइए सही क्या है, ए बी सी एफ डी। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो। एक बैरल जो है वो इक्वल टू 42 गैलन होता है, और एक गैलन जो है वो 3.785 लीटर होता है। इस तरीके से एक बैरल जो 42 गैलन, इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15897 लीटर हो जाएगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए एक बैरल में लगभग एग्जैक्टली अगर बात करोगे तो 158.97 लीटर हो गया। और किसके सबसे ज्यादा करीब है, ये है यहाँ पर 159 यानी कि 159 लीटर इसके अंदर देखने को मिलेगा। याद रखने के लिए डायरेक्ट आप लोग याद रख लेना कि लगभग 160 लीटर तेल आता है एक बेसिकली बैरल के अंदर में। तो ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। एक और छोटी सी बात यहां पर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था किसके द्वारा, कौन बनेगा करोड़पति के द्वारा। WTI और इसी के साथ में ब्रेंट, ये दो मेन क्रूड ऑयल होते हैं जो कि मार्केट में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। WTI का जो नाम है इसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है यहाँ पर, ये आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से ब्रेंट क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। ये यूएसए से निकल कर आता है WTI, और ये आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है नॉर्थ सी से, यानी कि दोनों अलग अलग लोकेशन से यहाँ पर निकल कर आते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए बेसिकली, ये मैप में तो नॉर्थ सी नहीं दिखेगा, ये वाला मैप आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। आप लोग खुद सोचिए, एक पर्टिकुलर सामान जो है वो समुद्र के अंदर है और यहाँ पर उसको हम लोग को बेचना है। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा जहाज आता है, इंडिया का जहाज आता है, यहाँ से अपना जहाज हम लोग लेकर आते हैं, यहाँ को होते हुए और फिर आने से समुद्र के अंदर आते हैं और फिर इसको भरते हैं और निकल जाते हैं। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर आप लोग जाओगे, एक जो तेल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है यूएसए से, और यूएसए के अंदर कहीं पर वो जमीन के अंदर से निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो उसको ये समझिए, जब वहां पर वो जमीन के अंदर निकल कर आ रहा है, वो बेसिकली अगर टेक्सास से निकल कर आ रहा है, तो पहले उसको वहां से भरा जाएगा। भरने के बाद में उसको यहाँ पर बेसिकली किनारे तक लाया जाएगा। किनारे पे से फिर यहाँ पर हम लोग जो है उसको अपने जहाज में भरेंगे। जब हम लोग उसको लेकर जाएंगे तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसमें बोला जाता है कि ये वाला तेल जो होता है ये महंगा होता है, और ये वाला तेल जो होता है ये सस्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वेरी लाइट और वेरी स्वीट टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही लाइट और स्वीट और स्वामी टाइप का, ये लाइट और स्वीट है यहाँ पर ये, पर इसके जितना नहीं। इसकी जो ग्रेविटी है यहाँ पर ये 3.9, ये यहाँ पर 39.6 है, यहाँ पर इसकी 3.8 देखने को मिलेगी। ये बेसिकली सल्फर कंटेंट इसके अंदर में
0.24 है, इसके अंदर 0.40 देखने को मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। लैंडलॉक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वाटर में से निकाल कर लाया जाता है तो सस्ता रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम लोग जो तेल खरीदते हैं यहाँ पर वो किसके बेस पर खरीदते हैं, तो याद रखिएगा वो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है उसके बेस पर खरीदते हैं। और ये प्राइस जो होता है वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जिनको आप लोग ओपेक कंट्री बोलते हैं, वो यहाँ पर इसी के बेस पर तेल जो है वो अपना बेचती हुई नजर आती है। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग है यहाँ पर वो अलग आप लोगों को नजर आएगी दोनों में। खासकर WTI में यहाँ पर ज़्यादा हायर प्राइस रहेगा और यहाँ पर थोड़ा सा लोअर प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोगों से अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को इसको लेकर तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड में अगर ओपेक मेंबर कंट्री के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर ये कंट्रीज आप लोगों को मैप में देखने को मिलेगी जो कि ओपेक कंट्री की कैटेगरी में आती है, यानी कि जिनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हम लोग बोलते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस ओपेक के अंदर में इसको इस्टेब्लिश जो किया गया था, ये 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर इसके फाउंडिंग जो मेंबर थे, ये यहाँ पर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, ये फाउंडिंग मेंबर थे। बाद में इसको एक्सपेंड किया गया और लगभग 13 मेंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। पर लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जो कि यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है, पर लेकिन वो भी काफ़ी लार्ज स्केल पर जो है तेल प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें आप लोगों को दूसरी कंट्री देखने को मिलेगी जिनको ओपेक प्लस कंट्री बोलते हैं। जैसे कि रसिया हो गया, ठीक है, मैक्सिको हो गया, ओमन हो गया, साउथ सुडान हो गया, सुडान हो गया। तो ये कई सारी कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर अलग से ओपेक प्लस कैटेगरी में आ जाती हैं। तो जब किसी चीज़ का प्राइस अगर हम लोग को डिसाइड करना है, मान लीजिए एक मार्केट में दो ठेले वाले हैं, उनको लग रहा है कि यार हम लोग को ये भी एप्पल लिए बैठा है और ये भी एप्पल लिए बैठा है, एप्पल की आईफोन नहीं, एप्पल खाने वाले एप्पल, ठीक है, वही गोल गोल वाले जिसको काट के एप्पल ने अपना लोगो बनाया है। तो यहाँ पर दोनों एप्पल लिए बैठे हैं। अब यहाँ पर एक अगर दोनों कंपटीशन में आ जाए तो ये बोले मैं 100 का दूंगा 1 किलो, ये बोले मैं 90 का दूंगा, ये बोलेगा ठीक है मैं 85 का दूंगा, ये बोले ठीक है मैं 80 का दूंगा, तो इससे जनता को फायदा होगा। पर लेकिन अगर ये दोनों मिला के बोल दें कि भाई साहब देख, तेरे पास में आया या तेरे से खरीदे या मेरे से खरीदे, मतलब भाव हम लोग लोअर नहीं करेंगे, यानी कि 100 का ही बेचेंगे, चाहे वो तेरे से खरीद ले चाहे वो मेरे से खरीद ले। तो ये एक तरीके से सिस्टम होता है जब यहाँ पर ओपेक कंट्री आपस में मिलकर बैठती है। हालांकि इसको कार्टेलाइजेशन भी बोलते हैं, ये मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी गलत है, पर लेकिन यहाँ पर लार्ज स्केल पर ये मिलकर बात करते हैं सारी कंट्री, तो बहुत ही लार्ज स्केल पर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो लोग ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। कतर एक मेंबर यहाँ पर हुआ करता था, कतर ने 2019 में यहाँ पर बोला कि मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ, तो कतर जो है इनका गेम छोड़कर चला गया, उसको पसंद नहीं आया। सऊदी अरेबिया की वजह से हालांकि पसंद नहीं आया, सऊदी अरेबिया उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा था कि ईरान के खिलाफ बोल। कतर बोला ईरान मेरा लंगोटिया यार है, उसके साथ मैंने बचपन में कंचे खेले, मैं कैसे छोड़ दूँ उसको। सऊदी अरेबिया बोला ठीक है तो जाकर कंचे खेल, तब तक हम अपना बैट बॉल खेलते हैं अलग अलग देश के साथ में। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो ये कंडीशन है, हमारे जैसे देश के ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जब जब ये कंडीशन निकल कर आती है। तो इसलिए जब जब यहाँ पर ये प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं तो इंडिया बोलता है यार ये तुम गलत कर रहे हो, हम नहीं खेलते, वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इसीलिए हम अपने देश के ऊपर अपना काम करने के लिए लगे हुए हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, ताकि बाहर से जो चीज़ें खरीद कर लेकर आ रहे हैं ना, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे सीधा सीधा ये फ़ायदा होगा कि हम लोग अपने डिसीजन अपने आप ले पाएंगे। कल को हमारे देश में कोई दिक्कत हो रही है, सामने वाला जरा सी देर में आकर इंटरफेयर कर देगा 1 मिनट में, तो वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो इसलिए आकर अपनी बकर बकर करके जा रहा है। पर लेकिन अगर हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा कि यार ये मेरी माने ना माने, मेरी बेइज्जती कर दी पलट के, तो वो वाली सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है एक बैलेंस बनाना, ठीक है। बात की जा रही है कि हाउ डज ग्रुप सच एज ओपेक जो है इन्फ्लुएंस करता है ऑयल प्राइस अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसको आप लोगों को डिस्कस करना है। तो मिलकर पत्ते खेलते हैं, 3 पत्ती में जो कोई जीत जाता है उसी के हिसाब से यहाँ पर ये काम करते हैं। 2017 में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं बोला गया कि आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर टू द क्रूड ऑयल प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूसिंग एरिया होता है, पर्टिकुलरली इन मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। एक्सप्लेन करना है इसकी इम्प्लीकेशन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आप लोग इसको समझ भी पाएंगे। जब हमारा और बांग्लादेश का पार्ट, जब हमारा मतलब एक तरीके से देश डिवाइड नहीं हुआ था, बांग्लादेश हमारे पास में था, उस टाइम पर यहाँ पर ये पूरा एरिया जो था ये काफ़ी शानदार डेवलप एरिया माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता था, जूट की खेती होती थी और यहाँ पर जूट के मिल भी थे।
पर लेकिन कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई जब हमारा देश डिवाइड हो गया। काफ़ी लार्ज स्केल पर जो जूट की मशीनें हैं वो तो हमारे पास में रह गई, और जो जूट का जो खेत है बेसिकली वो सारा चला गया बांग्लादेश के पास में। तो हमारे पास में जो जमीन, जो हमारे पास में मशीनें थी जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो सारी बाबा आदम के ज़माने की चली हुई आ रही थी। अब बांग्लादेश के पास में मशीनें तो रही नहीं, तो उनको सारी मशीनें जो हैं वो उन्होंने नए सिरे से डेवलप करना स्टार्ट करी। तो उनके साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, पर रॉ मटेरियल उनके पास में ऑलरेडी है, उनको कहीं से खरीदना नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अब हमारे पास में पुरानी तो मशीन रह गई, ऊपर से रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो हमारी खस्ता हालत होने लगी, हमारे पास में बहुत कम रॉ मटेरियल बचा। तो इससे क्या हो गया, इससे कंडीशन ये बन गई कि हम लोगों ने बेसिकली आराम आराम से जो है अपना जूट का एरिया बढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर पुरानी जो मशीनें थी, हमारी बूढ़ी मशीनें, उन्हीं से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। तो इस फील्ड में बांग्लादेश का दबदबा हो गया, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगर पुरानी चीज़ें हैं हमारे पास में और हम लोग उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को फिर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के साथ में अगर आप लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग जरूर समझिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में आप लोग याद भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, अब ये सुन लो। कॉन्सेप्ट इसलिए बताया, यही बात यहाँ पर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर लोकेटेड नहीं है नियरर जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, वो कहीं और है, और यहाँ पर बेसिकली लोकेशन कहीं और है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गेहूं कहीं और प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और मशीन कहीं और है गेहूं को आटे बनाने वाली। अब यहाँ पर इनके बीच में जितना गैप होगा उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें यानी कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसीलिए हमारे देश में अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हम लोग लेकर आए, जिससे कि सामान को लाने और ले जाने में हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 14% हम लोग खर्च करते हैं। तो इसको घटाकर हम लोग को 10 पे लेकर आना है और फिर 8 पर लेकर आना है। तो यही अब हमारा टारगेट है इसके पीछे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें यार ये इंटरव्यू में डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। 2020 में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा पिद्दिसा। बोला जा रहा है कि टर्म जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो कि न्यूज़ में रहता है। क्रूड ऑयल, ब्लिट, यहाँ पर बुलियन, इसी के साथ में रेयर अर्थ मतलब यूरेनियम, फालतू की बातें सारी, आंसर ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इतने पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर चलती है। बात की जा रही है यहाँ पर क्रूड ऑयल के बारे में। बेसिकली यहाँ पर जो अरेंज करना है, हालांकि ये अरेंजमेंट जो है थोड़ी सी अभी बिगड़ चुकी है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को बस वैसे ही मैं बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर क्या है कि क्रूड ऑयल सप्लायर अभी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो हल्का सा यहाँ पर अभी रसिया इसके बीच में आ चुका है, इसलिए मैंने बोला था ये पैटर्न चेंज हो चुका है हल्का सा भी। वरना थोड़े टाइम अगर पहले रसिया यूक्रेन की लड़ाई से अगर पहले आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर हुआ करता था। अभी दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर कौन देखने को मिलता है, वो है रसिया। फिर भी यार बता तो दो कि सही कौन सा है, वो मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पर इराक आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पर रसिया आ गया है सऊदी अरेबिया को रिप्लेस कर, और तीसरे नंबर पर चला गया सऊदी अरेबिया, ठीक है। बाकी आगे नीचे आप लोग यहाँ पर यूएई और फिर आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न अभी फिलहाल के टाइम पर है। रसिया क्यों इतना आया है, क्योंकि रसिया ने ठेला लगा लिया है और उसने डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया है और बोला है कि बर्बाद कर दूंगा, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं जो है फ्री में बेचूंगा, मेरा माल है, जिसको जो खाना है वो खा लो। तो ये बिल्कुल ऐसे इस पर आ गया रसिया। पुतिन है, आप लोगों को पता है कि सरफिरा इंसान है, जब अपने पे आ जाता है तो फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, तो इसलिए उसका ब्लड जो है थोड़ा गर्म हो गया। वैसे भी वो एक तरीके से शेर वेर के साथ में लड़ता रहता है, बंदा अलग ही लेवल का है। पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था पुतिन, सबसे ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थी। लड़का जो है प्रेसिडेंट बन गया, अब सबसे ज़्यादा पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। इसको कहते हैं सत्ता पर कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देना है यहाँ पर। बाकी एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए, एक सेकेंड। यहाँ पर बात की जा रही है ओपेक के बारे में। बोला जा रहा है कि स्टैब्लिश किया गया था 1960s में। ऑल द फाउंडिंग मेंबर्स आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। बोला गया करेंटली ऑल द जो यहाँ पर जो जीसीसी मेंबर हैं आर द पार्ट ऑफ ये ओपेक। ये इसके बारे में आप लोग को बताना है, तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया है कि ओनली वन, ओनली टू, या फिर यहाँ पर ये ऑल थ्री, या फिर यहाँ पर नन ऑफ द अबोव। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, मतलब ये आप लोगों के सामने है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कतर जो है एक तरीके से जीसीसी का मेंबर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पर ओपेक को वो छोड़ चुका है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो स्टेटमेंट इस तरीके से देखनी है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, ओके।
एक टॉपिक है जो कि ल्हासा फीवर के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, बहुत ही डिटेल में सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग क्लियर करके बढ़ना है, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे बोला जा रहा है डिस्कस द वेरियस फैक्टर लीडिंग टू द इंक्रीज बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ल्हासा फीवर के बारे में जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आप लोगों के सामने आने जा रही है। पेशेंस के साथ में सुनिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो आराम से आप लोग सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय कीजिए। इसके बाद में फिर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे काफी अच्छे से, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आप लोग को जाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय करिए, एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनना, डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। और ये आर्टिकल काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया। तो जीएस पेपर 2 में हेल्थ के साथ में कनेक्ट कर जब आप लोग इसको देखोगे तो ये आप लोग अपने सिलेबस के साथ में इसको कनेक्ट कर पाओगे। बेसिकली बात की जा रही है ल्हासा फीवर के बारे में। ल्हासा फीवर की वजह से अभी 3 लोगों की जान चली गई, बोल सकते हैं कि ल्हासा फीवर की वजह से 3 लोगों की लाश बिछ गई। तो उसके चलते यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया। आप लोग बोलोगे कि क्या अभी नया नया ताजा मार्केट में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर काफी पुराना ये फीवर है। अब वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज के पास में यहाँ पर ये पहले से यहाँ पर बेसिकली आप लोग बोलते थे कि धरोहर में रखा हुआ है। पहली बार डिस्कवर किया गया था 1969 में ल्हासा नाइजीरिया के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है नाइजीरिया। वेस्ट अफ्रीका के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। यहां पर बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काफी गरीब तबका सोसाइटी का यहाँ पर रहता है, कई बार खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। और अभी कोविड-19 की दवाई को लेकर भी प्रॉपर इनको दवाइयां नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा दिक्कत में चीजें पड़ गई थी। ल्हासा फीवर ये पहली बार डिस्कवर किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। आगे अगर बात करूं यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका के अंदर में कई सारे और भी देश हैं, जैसे सेरीलियोन हो गया, इसी के साथ में लाइबेरिया हो गया, गुनिया हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया। ये सारे वो एरिया हैं जहां पर कोविड-19 ने भी काफी इंपैक्ट डाला और कई सारी ऐसी बीमारी है जो टाइम टू टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों की माइंड में क्लियर होना चाहिए। कल को अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर चूहा है जिसको बोला जाता है यहाँ पर माटोमया रेट्स, ठीक है। आप लोगों ने जय भीम मूवी देखी होगी। जय भीम मूवी के अंदर यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कि चूहे खाया करती थी, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद कोई ऐसी कम्युनिटी यहाँ पर होगी जो कि चूहे वगैरह खाया करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चूहों में से निकलकर वायरस जो है वो इंसान के अंदर पहुंचा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चूहों से निकली हुई एक बीमारी है जो कि इंसानों को यहाँ पर परेशान कर रही है, जिसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट होकर इसको देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो वेस्ट अफ्रीका वाला पोर्शन है आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर बेसिकली एरिया है जहां पर ये ल्हासा फीवर जो है वेस्ट अफ्रीका में यहाँ पर निकल कर आया। ये ल्हासा फीवर जो है अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर स्प्रेड होता है, यानी कि ये जानवरों में बीमारी थी, इंसानों में पहुंच गई। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि कैसी बीमारी है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और उसकी वजह से फिर ये आगे स्प्रेड होने लगती है इंसानों के अंदर भी। तो ये जो बीमारी है यहाँ पर नॉर्मली जैसे कोई चूहा है, ठीक है, तो चूहे का जो यूरिन है, चूहे का जो लार वगैरह है, चूहे की जो सलाइवा वगैरह, चूहे का जो खाना है, जो उसको यहाँ पर बेसिकली इंसान जो है उसके टच में आता है, तो फिर इंसानों को ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है। अगर बात करें किसी के गले मिलने से या फिर हाथ मिलाने से बीमारी नहीं फैलेगी, पर हाँ किसी के साथ में अगर फ्लूइड आप लोगों का मिक्स होता है, यानी कि किसी के साथ में बॉडी का पसीना या फिर लार्वा वगैरह सलाइवा, ठीक है, इसी के साथ में या फिर फिजिकल रिलेशन अगर कोई बनाता है एक ऐसे इंसान को जिसको इस तरीके की बीमारी है, तो फिर यहाँ पर ये दूसरे इंसान को भी ट्रांसमिट आराम से हो जाएगी अगर कोई भी बॉडी का फ्लूइड जो है वो यहाँ पर उसके टच में आ जाता है। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये हैं कि इसकी वजह से अगर आप लोगों को किसी को ये बीमारी देखने को मिलती है तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर कई सारी सिम्टम्स बॉडी के अंदर नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे फीवर हो गया, सर में दर्द हो गया, गले में दर्द हो गया, ठीक है, चेस्ट में यानी कि छाती में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सांस में थोड़ी सी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें, फेस पर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कई सारी प्रॉब्लम इंसान को होनी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर तुरंत उसको डॉक्टर के पास में पहुंचना चाहिए। हालांकि अगर बात करें बीमारी के बारे में तो ज्यादा लोगों की डेथ नहीं होती है, 1% के करीब यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की जा रही है। पर कुछ ऐसे एरिया है जहां पर अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर ये इस तरीके का वायरस मिल जाए, तो अगर यहाँ पर खासकर वुमेन अगर 3rd ट्राइमेस्टर में है, 3rd ट्राइमेस्टर मतलब 6 से लेकर 9 जो यहाँ पर टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, यानी कि जो यहाँ पर जो लास्ट फेज होता है,
अगर उसमें महिलाओं को लग जाए यहाँ पर तो फिर यहाँ पर उसको बेसिकली उसकी जान ही खत्म कर ये सांस लेता है। इतना खतरनाक बोल सकते हैं उनके लिए, यानी कि नॉर्मल बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है, पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक आप लोग को रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है उसके द्वारा इसके बारे में बातें की गई और बोला यह गया कि 80% के करीब जो केस हैं वो कैसे हैं यहाँ पर, वो है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार कोविड-19 के लिए भी यूज की गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान को बीमारी तो हो गई है पर लेकिन उसको सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। जब यही समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान को बीमारी हो चुकी है, सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे, तो इलाज किसका करेंगे? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को कई बार मैं बोलता हूं कि लाइफ में अपनी गलतियों को मानो, जब गलती नहीं मानोगे तो फिर कैसे उनको इंप्रूव करोगे? तो वही बातें हो जाती है, आप लोग गलतियां मानोगे तो उसको इंप्रूव करेंगे। तो इसी के चलते यहां पर एक तरीके से जब यहां पर बीमारी का ही पता नहीं चल रहा है, उसके सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं लंबे समय तक, तो फिर कैसे उसका इलाज किया जाएगा? तो ये अनडायग्नोसिस यहां पर पड़ी रहती है बीमारी, इसकी वजह से कोई इलाज ही नहीं करवाता है, क्योंकि जब बीमारी नहीं है तो इलाज कहां से करवाए जब दिख ही नहीं रही है। तो इसकी वजह से काफी खतरनाक है और ये पर्सन टू पर्सन काफी यहां पर फैलती है। अगर उसका फ्लूइड जो है कॉन्टेमिनेटेड यूरिन या फिर उसके जो अवशेष हैं चूहे के वो मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी का भी नाम यहां पर दिया जा सकता है आसानी से। यानी कि अगर कोई आप लोगों को स्टेटमेंट देकर पूछ ले तो आप लोग आसानी से ये कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा चूहों से निकल कर आ रही है, तो ये जो बीमारी है एक तरीके की जूनोटिक बीमारी है यहाँ पर, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई माइंड में। अब आगे चलते हैं। आगे बता रखा है बेसिकली वही बातें कि जो पर्सन होता है अगर उसका बॉडी फ्लूइड होता है वो किसी के से नहीं, आंखों किसी के मान लीजिए आंखों में उसने एक तरीके खुजल की, ठीक है, तो आंखों में खुजा हो रही है, फिर उसको दर्द हो रहा है तो उसने आंखों में हाथ लगाया, तो मान लीजिए उसके हाथ पर एक तरीके से वायरस थे तो आंखों के थ्रू चला गया, ये नाक में हाथ डाला, कईयों को आदत होती है जरा जरा सी देर में नाक में हाथ डालना, कान में हाथ डालना, ठीक है, तो ये कई बार देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहां पर इंसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। सिम्टम्स यहां पर माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं और सीरियस सिम्टम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दोनों तरीके के। और इसकी वजह से जैसे मैंने अभी बताया कई बार क्या होता है, ऑर्गन फेलियर आप लोगों को नजर आता है, इंसान की बॉडी जो है वो दिक्कतें करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? एंटी वायरल ड्रग है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली रिबावायरिन, ठीक है। तो यहाँ पर रिबावायरिन अगर बात करें तो अगर इसको लिया जाए तो काफी हद तक यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर लेकिन किंतु परंतु अपितु बल्कि आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि कोई भी बीमारी जो है अगर उसको प्रिवेंट कर ले जाए तो ज्यादा बेटर है। जब क्योर करने की बीमारी की बात आती है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या है? मतलब ये कि बीमारी जैसे इंसान को होने वाली है उससे पहले ही अगर आप लोग अपनी सुरक्षा को कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनिशियल फेज में कैंसर का भी पता चल जाए तो इंसान जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो वही बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि अर्ली फेज में अगर क्लिनिकल जो इलनेस का पता चल जाए और उसको ये दवाइयां दिया जाए तो काफी इफेक्टिवली यहां पर उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। आई होप कि पूरा आर्टिकल आप लोगों के समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और जब भी कोई हेल्थ के बारे में बात करें तो तुरंत रिकॉल कर लिया करो, 1 सेकंड लगते हैं दिमाग में। ये है बेसिकली क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो कि हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग का क्वेश्चन बन जाए तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कहां से आ गया। अगर ढंग से आप लोग उसको समझ पाएंगे तो अच्छे से आप लोग उसको कोरिलेट भी कर पाएंगे। तो काफी बेहतरीन आर्टिकल था, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा आर्टिकल को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हाँ ये डाउट था, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, ओके। अब बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको आप लोग WTO बोलते हो। तो इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बातें करूंगा। WTO ने क्या बोला है? WTO ने पूरी दुनिया को बोला है कि भाई साहब आप लोगों की पतलून जो है वो टाइट होने वाली है। मतलब ये है कि आज की डेट में कंडीशन जो है वो खराब होने वाली है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है कि एक तरीके का स्लो डाउन आने वाला है। रीजन मतलब जिस तरीके से यूक्रेन वॉर चली, पहले तो कोविड-19, उसके बाद में यूक्रेन वॉर, तो इसकी वजह से दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सिस्टम है, डिमांड और सप्लाई का जो एक चेन थी वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और हमारा देश तो और भी दुर्भाग्यवश, मतलब जब आप लोगों को पता होगा हमारे देश में सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन किया, उस टाइम पर काफ़ी खस्ता हालत देखने को मिली। GST का इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें और दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। मॉनसून की खस्ता हालत हो रही थी स्टार्टिंग में, और अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कोविड-19 आ गया और फिर रसिया और यूक्रेन की वॉर आ गई। यानी कि दुनिया में तो ओनली 2 ही प्रॉब्लम यहाँ पर संकट बेसिकली पसारे बैठी है। हमारे सर पर टोटल 5 प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिली अगर पिछले कुछ समय में आप लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है,
क्यों? एम्प्लॉयमेंट तो तब जनरेट होगा ना जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग सामान खरीदेंगे। लोग अगर सामान खरीदेंगे तो कंपनी बनाने वाली और ज़्यादा सामान बनाएगी। कंपनी बनाने वाली सामान बनाएगी तो वो और ज़्यादा लोगों को बेसिकली जॉब पर रखेगी। तो सारा खेल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अभी क्या हुआ, यूक्रेन की लड़ाई हो गई, उसने कहानी खराब कर दी। रसिया इससे पहले कोविड-19 ने खस्ता हालत कर दी। वो चीज़ें आप लोग देखते हैं। कई सारी कंट्री ने अभी यहाँ पर जो बेसिकली फूड और जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के ऊपर भी अपना इंपोज लगा दिया। क्यों? अपनी ही पूर्ति नहीं हो रही है भाई साहब, दूसरे की तो जब करेंगे। तो डिमांड दूसरे देशों में भी काफ़ी लोअर हो गई कुछ ऐसी चीज़ों की, क्योंकि लोग के पास में पैसा नहीं है। तो एक काफ़ी लार्ज स्केल पर इन्फ्लेशन सामने निकल कर आया, महंगाई बढ़ गई बहुत सारे प्रोडक्ट की। तो याद आ रहा है ना, मैंने बोला था गाड़ी की सर्विस कराने जाओ तो अब आप लोगों को गाड़ी जो है वो महीने दर महीने बाद मिलेगी। ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि मिलकर काम करा जाए, क्या सोल्यूशन निकालना है, कैसे चीज़ों को सप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकालना है। शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उसके चलते हुए यहाँ पर सारे काम करने की बात की गई। ठीक है। WTO की कहानी भी कुछ ऐसी है। अगर आप लोग ढंग से WTO की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो WTO जब तक ही WTO रहा, जब तक यहाँ पर जो खासकर यूरोपियन यूनियन की जो देश हैं, और इसी के साथ में अगर बात करूँ मैप के ऊपर जाकर, ये देश जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, प्रोडक्ट बनाने लगे और बेचने लगे। चाइना को अपनी मार्केट बना लिया और इंडिया को अपनी मार्केट बना लिया। तब तक WTO इनके लिए एक तरीके से मसीहा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में व्यापार को सही डायरेक्शन में लेके चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन और सबके हितों के बारे में बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। पर लेकिन चक्का एक जैसा चलता ही नहीं है, वो भाई साहब कभी भी पलट जाता है। चक्का पलटा, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, खरीदने वाला बेचने वाला बन गया। अब इंडिया भी उसी पैटर्न में चल रहा है, हम भी काफी सारा सामान बेच रहे हैं। तो अभी यहां पर वही ऑर्गेनाइजेशन जो पहले इनको मसीहा लगती थी, बहुत शानदार लगती थी, दुनिया में इक्वलिटी लेकर आ रही है ट्रेड के फील्ड में, अब वही इनको खलने लगी। क्यों? क्योंकि जो खरीद रहे थे वो बेचने वाले बन गए। अब यहां पर इनको उल्टा पड़ गया इन्हीं का जूता। तो इसके चलते यहां पर WTO में काफी सारी दिक्कतें भी आप लोगों को नजर आती है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर यहां पर जो दूसरी कंट्रीज हैं, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड, वो रोता रहता है कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये सारी दिक्कतें हैं। मतलब जब तक वो तुम्हारे हिसाब से भौंकता रहे तब तक तुम्हारा टोमी, और अगर भौंकना बंद कर दे तुम्हारे हिसाब से तो फिर भाई साहब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, फिर उसको गोली मार दो कुत्ते को। वो वाली कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी खतरनाक और दयनीय सिचुएशन क्रिएट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की। बाकी आप लोग जानते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब कभी कभी तो लगता है मुझे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी लूटने के लिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पैटर्न समझा इन्होंने कि वो कैसे लूट रही है। ऐसे तो अब लूट नहीं सकते, डेमोक्रेसी नाम का एक तरीके से यहाँ पर बंदर आ गया है जो सब कंट्री में नाचता है। तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि लूटा भी जाए और सामने वाले को पता भी ना चले। तो इसीलिए यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारी कंपनी ला दी। ईस्ट इंडिया कंपनी से कम थोड़ी ना ये, आप लोग देख लो अपनी मनमानी चला रही है, सरकार को कोर्ट में लेकर चली जाती है भाई साहब। ये समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये इनकी मनमानी है आज की डेट में। तो ये कंडीशन है। तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1995 में बनाया गया। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम आप लोग को बताना है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया 1995 में WTO, इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो बुलाई जाती थी उसका नाम आप लोग बताइए, क्योंकि उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ओनली गुड्स के लिए काम करती थी। जैसे ही WTO बना, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए काम करना इनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। यही WTO हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है, बोलता है कि हम लोग अपने कंट्री में अनाज के ऊपर ज्यादा सब्सिडी देते हैं, हम लोग को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। मतलब बेटा हमारे देश में लोग ना भूखे मर जाएं, तुम तो वही चाहते हो ना। फिर उनकी तस्वीरें तस्वीरें खींचकर फिर दुनिया को दिखाओ कि देखो इंडिया के अंदर कितने लोग भूखे हैं। भाई इतने गंदी सोच के लोग भाई साहब ये हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब एक जो ने बुरी से बुरा गंदी सोच को कोई इंसान हो ना, वो उतनी गंदी सोच के इंसान आप लोग सोच सकते हैं। तो वो ये कंट्री है जिसमें आप लोगों को USA और ये देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन है, क्या ही कर ले, बस चल रही है तो चला रहे हैं। ऑपरेशन चक्रा के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, CBI के द्वारा लॉन्च किया गया ये, ताकि जो इंटरपोल, FBI, रॉयल जो कैनेडियन माउंटेन पुलिस, इसी के साथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फेडरल एजेंसी, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है। इसी के साथ में ऑपरेशन जो चक्र है यहाँ पर ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को रोकने के लिए इंटरपोल, जो बेसिकली यहाँ पर जो इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी जानता है, सिंगापुर क्राइम जो एक तरीके से अगेंस्ट चिल्ड्रन, और इसी के साथ में न्यूजीलैंड पुलिस, ये भी यहाँ पर एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। आप लोगों को पता होगा
ये ऐसा मुद्दा आज के डेट में हो चुका है, अगर किसी भी देश के अंदर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट डेटा निकल कर आएगा तो ये काफी सोचने वाली बात है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। इवन यूट्यूब के ऊपर भी अगर बच्चे की पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी डेटा डाला जाएगा उस चैनल को इमीडिएटली बैन कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? कभी कभी हालांकि ये पढ़ाने वाले चैनलों पर भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, सख्त लोंडे बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कई सारी वीडियो मेरी चैनल से हटा दी इन्होंने, उसी टॉपिक पर दुनिया वीडियो बना बना कर अपलोड कर रही है और अपने SLV चैनल पर यहाँ पर इन्होंने वो वीडियो अपलोड ही नहीं करने दी। मतलब कई बार ना मुझे हंसी आती है इसके ऊपर। कई सारी वीडियो जो है रिस्ट्रिक्शन में डाल देता है, उसको खोलने के लिए लोगों को 4-5 परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि स्विस बैंक की तिजोरी का ताला खोल रहे हैं। इसलिए कहता हूँ फीडबैक देते रहा करो, इसका खुश रखो इसको यूट्यूब को, ठीक है? नहीं तो पता चला ये चीज़ों को बंद करके बैठ गया। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। क्लियरिटी रखनी है माइंड में, कन्फ्यूजन नहीं। ओके, छोटी सी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर कई बार पूछे जाते हैं। बात की जा रही है किसके बारे में? ये है दिबांग हाइड्रल प्रोजेक्ट के बारे में, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बातें की जा रही हैं। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा अभी रिसेंटली सुमोटो एक्शन लिया गया था, उसको डिसमिस कर दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अभी ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, पर लेकिन आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश की बातें हैं। अभी यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर कईयों बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 21 से निकल कर आती है, पार्ट 3 से संविधान से, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहली और दूसरी, और यहाँ पर इंडिया तीसरी कंट्री बन गई इस एरिया में। नेक्स्ट अगर बात की जाती है, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, वैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्रिब्यूनल जो है इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। वैसे खुश नहीं हो आप लोग तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भाई के पास में जा सकते हो, मोटा भाई के पास में, वो आप लोग की जरूर सुनेगा। 90 डेज के अंदर अंदर जाओगे, वरना उसके बाद में बोलेगा चल निकल पतली गली से तकलियां, ठीक है, अगर लेट हो गए तो। 7 एक्ट है जिसके हिसाब से ये काम करता है, 7 कंधों पर इसकी अर्थी चलती है, तब जाकर ये काम करता है, अकेला नहीं, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी माल मसाला है वो भाई साहब इसकी अदालत में आता है। जैसे सनी देओल बोलता है देवा की अदालत, ठीक है, 5 बजे के बाद शुरू होती है। कहता है जिस नाम नहीं याद आ रहा उसके बाप का, सिंह मतलब कुछ ऐसे कहता है, शंकर प्रसाद को मारने के लिए तूने गुंडे भेजे थे, वो देवा का बाप है। तेरे माथे की पसीने और तेरे दिल की धड़कन बता रही है तुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, ले इस फाइल पे साइन कर दे, 5 साल तो मैंने बसक दिए तेरे। तो वही काम NGT करता है, जब भी कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाता है कहता है कि फाइन भर और निकल ले, कुछ साल तो मैंने बसक दिए तेरे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2010 में बनाया गया था, ताज़ा ज़्यादा पुराना नहीं है, और दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर के हम थे इसको बनाने वाले, तो ये हमारा अचीवमेंट भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये इंस्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है चीता हमारे देश में ऐड किया गया, वही चीता जो म्याऊ म्याऊ करता है, ठीक है, तो जिसका मजाक उड़ाया गया था। हालांकि वो म्याऊ म्याऊ ही करता है, वो नेचुरल उसकी टेंडेंसी है, पर लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा मजाक उड़ाना भारी पड़ गया, उन्हीं का मजाक उड़ा दिया लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वो माना जाता है कि उनकी ग्रेजुएशन आई थिंक इन्वायरमेंटल साइंस में, तो उनका मजाक उड़ा दिया कि कैसी ग्रेजुएशन करके आए हो। चले वो पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बातें नहीं करते, तो चीता के बारे में आप लोग याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु के जो गवर्नर है जिनका नाम है RN रवि, उनके ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए। तो ये याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, गवर्नर जो होता है उसको पावर रहती है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करने की, और जो बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है उनको पावर किस आर्टिकल के थ्रू रहती है, ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था अरुण बाली, वो रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे, 79 एज में वो हमारे बीच में से चले गए। इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को बेसिकली एक तरीके से शक्ति मिले चीज़ों को सहन करने की। इंडिया जो है उसने अभी यहाँ पर बोला है कि भाई साहब सुधर जाएगा, US से इसको कहते हैं बिना पैंदी का लोटा। पाकिस्तान में जाकर यहाँ पर आज़ाद कश्मीर बोल रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर मतलब आज़ाद, ठीक है क्या, वो है पाक ऑक्युपाइड एरिया, हमारा एरिया है भाई साहब, आज़ाद कैसे हो गया? वो तो बदतमीजी की पराकाष्ठा करके उन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा है, पर लेकिन ये USA की हरकतें हैं, ये वही US है जो हमको बार बार कहता है हमारा साथ दो, मतलब लग रही है हरकतें साथ देने वाली। IDBI बैंक जो है उसको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। LIC ने बेचारे ने खरीदा था इसको थोक के भाव में, अब बोल रहा है कि मेरे बस की नहीं इसको रखना, ठीक है, बेच दो इसको। तो बोल रहा है कि जिसको खरीदना है मार्केट में आ जाओ, ठेली पे लगा के बेचेंगे एक एक कर, ठीक है। A बाला सुब्रमण्यम के बारे में बात की जा रही है, उनको री इलेक्ट कर लिया गया चेयरमैन किसका, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, AMFI। तो फिर से यहाँ पर तो पर्सन इन न्यूज़ में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी हमारी हीरो होंडा मोटरसाइकिल किस किस ने चलाई?
मतलब मैंने तो स्टार्टिंग में स्कूटर से सीखा मैंने चलाना। बेसिकली स्कूटर था मेरे मामा जी के वहाँ पे, मैं मामा जी के यहाँ इसीलिए जाया करता था क्योंकि मुझे स्कूटर चलाना है। तो मैं बड़ा मजा आया करता था। एक बार तो ठोका भी बच गए थे जरा जरा से, वरना कोई और पढ़ा रहा होता यहाँ पे बैठ के आज। बड़ी मतलब बड़ी बुरी कंडीशन थी। तो ये स्कूटर जो है अभी आप लोगों को यहाँ पर नई स्कूटर आएंगे, अब आप लोगों को नई जो मोटर कोर्प देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मोटर कोर्प है उसकी नई इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इनके द्वारा स्कूटर लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसको VIDA V1 इनके द्वारा बोला जा रहा है। प्राइस बड़ा महंगा है भाई साहब, ऐसा लग रहा है इससे अच्छा तो अपनी बुलेट ले लो। क्या कहना है। अच्छा, आप लोगों को बाइक में चूज करने के लिए आए, एक साइड में तो बाइक है, जो भी तगड़ी से तगड़ी बाइक सोच सकते हो, और एक साइड पर अपनी बुलेट है। तो कौन सी चूज करोगे, A या फिर B? बताओ बताओ, पता है मुझे जीतेगा कौन वैसे, ये वाला जीतेगा, बाकी आप लोग बताओ कौन जीतेगा। आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज जो है यहाँ पर वो पीस का मिल चुका है। मैंने बोला था कि सारे नोबेल प्राइज इकट्ठे करके एक झोली में डाले जाएंगे, एक बारी झोली में डाले जाएंगे सब इकट्ठे करके। इनका नाम है एलिस बेलियास्किस। तो यहाँ पर ये बेलारूस की हैं, इसी के साथ में की है या फिर के हैं, अभी देखना पड़ेगा इनका, देख लेना मेल है कि फीमेल है, कई बार तो पता नहीं चलता है। वकील है इतना बता देता हूँ। टेंशन मत लेना, मेल है, ठीक है, मजाक कर रहा था। रशियन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोरियल। यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यहाँ पर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। 3 को मिलकर नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। हमारे देश में किस किस को नोबेल पीस प्राइज मिला है अब तक बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो 7 को सेलिब्रेट किया गया अक्टूबर, और यहाँ पर जो थीम थी वेविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। तो याद रखिएगा। स्पेस एक्स जो है, और ये देखिए रसिया के जो, वैसे ये देखिए आप लोग देखो लड़ रहे हैं वैसे यहाँ पर ये, और यहाँ पर उसी के पर्सन को लेकर कहाँ गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। तो इसको कहते हैं प्यार, ठीक है, क्योंकि पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रसिया ने बोला था उड़ा दूंगा वरना औकात में रहना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा पैटर्न है, यहाँ 66 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। आंसर आप लोगों के सामने। ए में बोला गया 53, जेड 51, वाई 50, वाई 52, यू। सही आंसर क्या है, ABCFD। बाकी क्वेश्चन है यहाँ पर, चीता जो है वो रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस किए गए, कहाँ पर, कुन्हा नेशनल पार्क के अंदर में। तो कहाँ पर ये लोकेटेड है, किस राज्य के अंदर में, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोहिबिशन ऑफ द ऑनलाइन गैबलिंग एंड द जो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द जो ऑनलाइन गैबलिंग जो ऑर्डिनेंस है वो किसके द्वारा इफेक्ट में लाया गया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, ये बताना है। तो बताया 2 मिनट पहले, अगर अभी भी आंसर नहीं दिया जा रहा तो क्या ही करूँ, बस मतलब मुझे मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो। आंसर दे दिया करो मेरे दोस्त, दिल पे पत्थर रखकर मैंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पर रिलीज की गई किसके द्वारा, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो पता ही होना चाहिए, कल ही डिस्कस किया था। बात की जा रही है यहाँ पर एक सुपर टेक हब के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर दक्ष, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या है, चलो बताओ, पांचों के पांचों क्वेश्चन के बताओ, एक सीसेट का और ये आप लोग बताना है आंसर, एक एक करके देख लेते हैं। इसका जो आंसर आप लोगों को पता है, बोलने वाली बात ही नहीं, मध्य प्रदेश में सारा कारनामा देखने को मिला। चीता को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया काफी शानदार तरीके से, शानो शौकत के साथ में। इसी के साथ में तमिलनाडु जो है वो चाहती है कि गैम्बलिंग उसके एरिया में न हो, काफी ज्यादा खतरनाक रहती है, जुआ सट्टेबाजी बोल सकते हैं आप लोग इसको, खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये दोनों आंसर इसके RBI हैं, ठीक है, बिल्कुल कहानी खत्म, बस टाटा बाय बाय खत्म। ये दोनों कार्यक्रम RBI के हैं। तो अगर बैंकिंग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई सारे बच्चे रेगुलर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये वीडियो बैंकिंग के लिए सही है, क्या ये वीडियो क्लैट के लिए सही है, क्या ये वीडियो स्टेट पीसीएस के लिए सही है। ओ भाई साहब क्या करवा के मानोगे, तो बता दो क्या चाहिए। अरे कितनी बार बोल लिया यार, देख लिया करो, करंट अफेयर है, अब किसके लिए बताऊँ किसके लिए सही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बेसिकली B, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, बाकी आप लोग बताइए आप लोग क्या आंसर लग रहा है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऊपर है यूरोप और नीचे है अफ्रीका। सर यूरोप या अफ्रीका तो अपनी जगह है, पर लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो क्या करें, तो बोल देना ना ऊपर है स्पेन और नीचे अफ्रीका, फिर सर वही बात होगी, यहाँ बताओ ना ये कौन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लो ऊपर है स्पेन और नीचे है मोरक्को, ठीक है। अब आ गया समझ में। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, जिब्राल्टर किस किस के बीच में, यूरोप अफ्रीका के बीच में।
जिब्राल्टर ऊपर स्पेन है, नीचे क्या है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर, ये भी याद रखेगा। और तीसरा तो बिल्कुल हो ही गया, यहाँ मोरक्को है और यहाँ स्पेन है, इनके बीच में अब जिसको जो करना है कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा, छोड़ूंगा थोड़े ना। जिब्राल्टर जो ये मैंने आप लोगों को बोला है यहाँ पर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये किसके कंट्रोल में है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन इस पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल करता है, ओके। बाकी ये आप लोगों के आंसर है शानदार तरीके से दिए गए। एयर चीफ मार्शल के बारे में पूछा था, जिनका नाम है विवेक राम चौधरी, तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और शानदार तरीके से जो आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, अच्छा लगता है। आज वोकेबलरी नहीं लगाई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेहनत की है पूरे 6 के 6 दिन, वो वोकेबलरी आप लोग जो है उनको रिविजन करें। तो 6 दिन में इतने सारे शब्द आप लोगों को दिए जिसकी कुछ हद नहीं है। सारे मैं बेस्ट क्वेश्चन, सब चीज़ों को उठाकर फटाफट रिवीजन मार देना, ठीक है, वरना फिर पछताओगे और बड़े याद आओगे, वो गाना गाओगे, फिर कोई मतलब बन नहीं जाता है। इसलिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को ढंग से कर जाओ। ये सारी चीज़ें वरना धरी की धरी रह जाएंगी। पूरा टाइम देते हो और फिर रिवीजन नहीं करते हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। क्या रखा था, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, मेहनत करके एक बार एग्जाम निकाल लो, मजे लेके इस दुनिया से जाओगे, ठीक है, वरना सारी चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं। एक बार डेडिकेटेड होकर लगा दो ना यार। मैंने आज तक नहीं सुना इस धरती पर पढ़ने से कोई मर गया हो। आप लोगों ने सुना तो मुझे बता दो। मैं वीडियो बनाते नहीं मरा, आप पढ़ के कैसे मर जाओगे, आपको तो सुनना ही है बैठ के ये बताओ, ठीक आप मतलब मंथली वीडियो भी अपलोड कर दिया आप लोग की, वीकली वीडियो भी आ रही है, सारी चीज़ें हो रही है, पूरा करंट अफेयर कवर हो रहा है। और क्या चाहिए इससे फालतू। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, स्टैटिक और करंट का मिक्सचर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की, MCQ की प्रैक्टिस, मतलब और क्या लो। जो नहीं कहते जिगर निकाल के रख दूं, मेरे जिगर के छल्लो, पढ़ लो मेरे दोस्त। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, यहीं से सब कुछ लिया था, यहीं पे छोड़ के चले जाओगे। थोड़ा सा नाम कमा के जाओगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके जाओगे, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी पेड़ पौधे लगाते रहा करो यार, दुनिया में हरियाली वलियाली लेके आओ। फालतू में पोल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ तो करो सपोर्ट। वैसे ही बारिश हो रही है झमाझम, तो कुछ तो करो। बारिश बेमौसम बरसात चल रही है, मौसम चेंज होने वाला है, अपने स्वेटर वेटर निकाल के रख लो, ठीक है। पता चला यहाँ पर फिर बीमार पड़ रहे हो और बोलो सर बीमार हो गए। एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक बच्चा बीमार हो गया, भाई साहब पीछे की वीडियो देख रहा है बैठ के, सितंबर 23 सितंबर 24 सितंबर 25 सितंबर, उनके नीचे डन लिख रहा है आकर। मैंने कहा ये देखो, एक के नीचे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या चल रहा है तो बता दो, कह रहा है सर बीमार हो गया था मतलब इसको कहते हैं डेडिकेशन यार। जो छूट गया वो छोड़ा नहीं है, बंदे ने कवर कर लिया है। तो ये वाला डेडिकेशन होना चाहिए ज़िंदगी में। अगर ये नहीं है तो भाई साहब फिर ना मतलब लटके ही रहना है फिर तो बस। मतलब जो करने वाला है वो करके निकल जाता है और फिर देखने वाले देखते रह जाते हैं। ओके, आया समझ में? फीडबैक देना, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, ध्यान रखना, शाम को तैयार रहना, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, बहुत ही टकाटक तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में दो, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।